इंसान अपने मेहनत की कलम में जब इंसान अपने मेहनत की कलम में अपने लिए अपने लोगों की दुआओं को शामिल कर लेता है तो उसकी किस्मत पन्नों पर नहीं बुलंद आसमान पर लिखी जाती है। किस नाम से जानते हैं सर? उपक्रम के नाम से जानते हैं। और अगर आपने प्लानिंग सही से कर लिया तो जो प्लानिंग है उस पर फोकस भी तो करोगे। फोकस यानी कि अटेंशन, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका? संकेंद्रण या फोकस। यानी कि पहले बी और फिर ए। अब देखो ऐसे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि इसका विकल्प निकल कर आ रहा है आपका 3 नंबर। यानी कि पहले पर तैयारी आया, दूसरे पे संकेंद्रण आया और ये आया उद्भवन लिखा हुआ है। बच्चे इसको उद्भव के नाम से जानते हैं। और उद्भव का अर्थ होता है कि जब हम बार बार प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन हमको परिणाम नहीं मिलता या रिजल्ट नहीं मिलता तो हम थक के बैठ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था, आपने एफर्ट लगाया, परिणाम नहीं लगाया, परिणाम नहीं मिला, अंत में आपको रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट की स्टेज को प्रदीपन के नाम से या दीप्तमान के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे आपने ये दिल मांगे मोर आहा शब्द सुना होगा, उस आहा शब्द का अर्थ यही होता है कि पेप्सी के पी लेने के बाद दिमाग की बत्तियां जल गई हैं। और दिमाग की बत्तियों का जल जाने का अर्थ होता है दीप्तमान या प्रकाशमान। और दीप्तमान प्रकाशमान का अर्थ है कि दिमाग में जो क्रिएटिविटी हम चाहते थे वो प्राप्त हो चुका है। इसी तरह बिंगो शब्द भी वेस्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और जो नवीन विचार आएगा आप उसको वेरीफाई करोगे या सत्यापित करोगे। अब क्रम से लगा लो, आपका तीसरा विकल्प आपका 100% यहाँ पर सही निकल कर आएगा। लेव वाइगोस्की में सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत पढ़ रखा है तो वहां पर जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। दोनों में अंतर होता है बच्चे, मदद मिलने से हमारा जो दायरा बढ़ता है ना, उस दायरे को हम जेडपीडी कहते हैं, जबकि उस दायरे तक ले जाने में जो मैं हेल्प करूंगा, जो सहायता करूंगा, उस सहायता या हेल्प को हम लोग आलम्बन या स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चंस की बारीकी को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे समझ तो गए हैं कि यहाँ पर सहयोग, समाज, संस्कृति बात की गई है। और चारों विकल्पों में कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा होगा फ्रेंड्स आपको कि एक लगाएं कि बी लगाएं। तो मैं पहले बता दूं, आप बी विकल्प मत लगाना, क्योंकि अगर आपने बी विकल्प लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि सहयोग का हम दूसरा शब्द यहाँ पर स्कैफोल्डिंग लिखते हैं और स्कैफोल्डिंग को ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर आलम्बन के नाम से या हम पार के नाम से या इसे हम मचान के नाम से और इसका अंतिम सबसे महत्वपूर्ण नाम अल्पकालीन सहायता के नाम से जानते हैं। और बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर बी आंसर क्यों नहीं है? बी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर, पहले तो आप ए लगाइए और अब ध्यान से देखिएगा। जब वयस्क सहयोग यानी कि मदद से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर यानी कि लेवल के प्रदर्शन, यानी कि उनका जो लेवल है, जो दायरा है, उसको संभावित क्षमता के स्तर पे, यानी कि बच्चों की जो संभावित क्षमता स्तर है उसके प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। यानी कि बच्चों को जब सहायता दी गई और यहाँ पर सहयोग दिया गया, सहयोग हो गया स्कैफोल्डिंग, और देन आफ्टर आप ध्यान से देखिएगा, आप उसकी क्षमता के स्तर को आगे की ओर लेकर जा रहे हो, यानी कि आप उसका दायरा बढ़ा रहे हो। और दायरा बढ़ाने के लिए आपका जेडपीडी आता है, जिसको हम निकटस्थ या समीपस्थ विकास के नाम से जानते हैं। और यही आपका कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जब बालक के दायरे को थोड़ी और दूरी पर विस्तारित किया जाता है, उस थोड़ी दूरी वाले विस्तारित क्षेत्र को हम जेडपीडी कहते हैं। और ये दायरा बच्चे का तब बढ़ता है जब बच्चे किसी व्यक्ति से सहयोग या आलम्बन लेते हैं। आलम्बन यानी कि स्कैफोल्डिंग। अब यहाँ पे मन क्रम वचन, think
एक्शन, तीन के माध्यम से समझना है कौन सा गत्यात्मक गति के अंतर्गत आएगा। सीधी सी बात है, ब्लूम का वर्गीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ब्लूम से जुड़ा हुआ ये क्रियात्मक आयाम गति वाले से जुड़ा हुआ है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। अरे भाई, यहाँ पर बी विकल्प को आप ध्यान से देखिएगा। नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल, और कंट्रोल का अर्थ होता है संतुलन। और मान के चलिए यदि मुझे कोई गाड़ी चलाना सीखना है या मुझे जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग लेनी है, और अभी एप्लीकेशन की क्लास में और ब्लूम में मैंने यही बताया था कि टेक्सोनॉमी केवल नॉलेज के स्तर पर नहीं होती, इमोशंस के स्तर पे नहीं होती, आपको एक्शन काम करके भी देखना पड़ता है, हाथों के द्वारा, गति के द्वारा। और जब गति के द्वारा चाहे आप जिम्नास्ट का काम करें या गाड़ी चलाना सीखें, एक ऐसी स्थिति में आप जरूर प्रवेश करेंगे जब आप शरीर के अंगों को उस विषय वस्तु के साथ तालमेल के साथ संतुलन करना स्थापित कर लेंगे। तो ध्यान रखना, नियंत्रण, कंट्रोल, संतुलन जो है वो ब्लूम के वर्गीकरण के क्रियात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, एक्शन से। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मूल्य की बात कर दी तो ये ब्लूम तो है, लेकिन भावात्मक अफेक्टिव डोमेन से है। विश्लेषण जो है मानसिक स्तर पर है, तो ये आपका संज्ञानात्मक स्तर पर है। और व्यवस्थापन को हम संगठन के नाम से जानते हैं, और ये हमने कितनी बार आपसे कहा था कि ये आपका भावात्मक में आता है। तो सिंपल सा फंडा जो आपको आंसर चाहिए था, यहाँ पर बी विकल्प मिल गया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, यहाँ पर जिसका नाम एडगर डेल है, और एडगर डेल ने टीएलएम का शंकु दिया था। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये साइड की जानकारी आपको पता होना चाहिए। एक साइड यहाँ पे स्लाइड लिखा हुआ है, बी में फिल्म स्ट्रिप लिखा हुआ है, सी में चार्ट पेपर है, और डी में प्रोजेक्टर है। और कल ही हमने आपको बताया था कि प्रक्षेपी सामग्रियां वो सामग्रियां होती हैं, अगर एक प्रक्षेपी है तो दूसरा अप्रक्षेपी भी होगा। और प्रक्षेपी में क्या होता है कि हम विषय वस्तु को लेंस के माध्यम से या पर्दे के माध्यम से या बिजली के माध्यम से चित्र को बड़ा करके बताते हैं। जैसे मूवी हॉल में जाते हो या प्रोजेक्टर को ध्यान से देखो, बिजली का इस्तेमाल करता है और लेंस के माध्यम से इमेज को बड़ा करने का काम करेगा। तो जहां पर्दा आ जाए, जहां बिजली आ जाए, जहां प्रतिबिंब को बड़ा करने की बात करे और प्रतिबिंब सामने बात करे, चार्ट पेपर को आप ध्यान से देखो, ना तो कोई बिजली का इस्तेमाल होता है, ये सामने केवल और केवल दृश्य सामग्री है, ये आपकी प्रक्षेपी में नहीं आती। इस बात को ध्यान में रखिए। और बाकी बचे हुए सारे के सारे प्रोजेक्टर हो, फिल्म स्ट्रिप हो, स्लाइड, ये तीनों के तीनों आपके प्रक्षेपी में आएंगे। चार्ट पेपर अगर मान के चलिए ये ही मेरे पास अगर चार्ट पेपर है, तो आप खुद ध्यान से देखिए, ये दृश्य सामग्री है, कोई बिजली नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई लेंस नहीं है। मेरी क्लास में यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा है, वो चीजों को बड़ा करके प्रतिबिंब बता रहा है, तो तुरंत ध्यान में रखिएगा। प्रक्षेपी सामग्री जैसे कि और भी चीजें हैं, एपिडाइस्कोप वगैरह। अगले प्रश्न पर आएंगे, अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम के उपयोग से संपूर्ण भारत में शैक्षिक क्रांति लाई जा सकती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा डेंजरस जो बोल रहा है कि संपूर्ण भारत में एजुकेशन के मामले में रेवोल्यूशन, यहाँ पर क्रांति लाया जा सकता है, यानी कि कोई छोटा आयोग तो है नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा। पहले तो इसका आंसर लगाइए कि यहाँ पर ऐसी बात आपका बी विकल्प में बताई गई है, ये आपका कोठारी आयोग। ध्यान रखना, पहले तो आप ध्यान रखना, मुदालियर आयोग कब आया? 1952 में। और मुदालियर आयोग जो था वो माध्यमिक एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड था। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो उस वक्त चेन्नई विश्वविद्यालय या मद्रास के उप कुलपति हुआ करते थे, ये आंसर नहीं है, क्योंकि माध्यमिक एजुकेशन तक ही सीमित है। और उस वक्त एक ही ऐसा आयोग था जिसने देश के मामले में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करा और एजुकेशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि एक देश की, एक राष्ट्र की एजुकेशन के मामले में क्या हो सकता है। एक राष्ट्र को शिक्षा से जोड़कर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अगर किसी ने दिया
था तो वो आपका कोठारी आयोग ही था, ध्यान में रखना। और दौलत सिंह कोठारी 1964 से 1966 जो देश का सबसे बड़ा आयोग, जिसने 10+2+3 का फॉर्मूला के साथ साथ देश की पहली शिक्षा नीति का रास्ता प्रशस्त किया था, आप यहां पर बी लगाएं। सी नंबर पे कृष्णन कुछ नहीं है, वो राधा कृष्णन होना चाहिए था। और राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था और राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड और देश का पहला आयोग राधा कृष्णन आयोग था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राधा कृष्णन आयोग ने ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के स्थापना की सबसे पहले सिफारिश अगर किसी ने करी थी ना तो वो राधा कृष्णन आयोग था, ध्यान में रखिएगा। ये है यूजीसी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? यहां पर लिखा हुआ है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। भाई आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्या होगा यहां पर गेस्टाल्ट का अर्थ? ध्यान से दीजिएगा। यहां पर ये लिख दिया मैंने गेस्टाल्टवाद, और मैंने बगल में लिख दिया कि साहब ये तो जर्मन वर्ड है और इसका अर्थ होता है, मैंने लिख भी दिया, समग्र या पूर्ण। यहां पर ध्यान, हिंट दे दिया मैंने, ये लीजिए। अब आप लोग यहां पर सही आंसर, उत्साह नहीं, धारणा नहीं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र पिक्चर, यानी कि स्वाभाविक है यहां पर बी आंसर आप लोग लगाइएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर डी क्यों नहीं है? अरे अंतर्दृष्टि के लिए तो सूझबूझ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो आपका यहाँ पर इंसाइट मिलेगा। उसने सूझबूझ अंतर्दृष्टि नहीं बोला, उसने गेस्टाल्ट बोला है। और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, उसके अनुसार कोई भी चीज टुकड़ों में नहीं होती, समग्र जानकारी को ही हम गेस्टाल्ट के नाम से जानते हैं। संपूर्ण परिस्थितियों को एक कर देना, जैसे कोहलर ने जब अपना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इंसाइट सूझबूझ का सिद्धांत दिया था तो उसने साफ साफ ये बताया था कि अधूरी पिक्चर देखकर समस्या का समाधान नहीं होगा। बच्चे को पहले पूरा हाथी दिखाना चाहिए, बच्चे को पूरा पेड़ बताना चाहिए, क्योंकि वो वृक्ष देखता है, तना बाद में देखता है, पत्ती बाद में देखता है। तो समग्र को ही हम लोग गेस्टाल्ट के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आप बी आंसर लगाएं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 12वें नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, सेशन को थोड़ा और शेयर करते हुए चलेंगे। और आपको इस प्रश्न से किस महोदय की याद आ रही होगी गेस्टाल्ट से? कोहलर का नाम तो जरूर आ रहा होगा याद, आना भी चाहिए। क्यों? कोहलर ने किस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था? सुल्तान पे किया था। और सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको याद है उसने सूझबूझ का सिद्धांत दिया। और सूझबूझ हमेशा ध्यान रखना अचानक उत्पन्न होती है, क्योंकि सिद्धांत में अचानक शब्द के लिए इनसाइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इनसाइट को हम अंतर्दृष्टि के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान में रखना आप लोग। चलिए अगले यहां पर आते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहाँ पर थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया तत्व नहीं है, क्या है यहाँ पर मामला? और 12वें नंबर का क्वेश्चंस आपको थॉर्नडाइक का नाम याद आ रहा होगा, भली भांति आप लोगों ने थॉर्नडाइक पढ़ रखा है। अरे सर, थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने प्रयास त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने कहा कि पहले एस आता है, बाद में आर आता है। एस को हम लोग उद्दीपक कहते हैं और आर को हम अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि एस और आर में सबसे पहले एस और आर का जो अनुबंधन पेयर बनेगा उसमें एस आएगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम लोग गलती कर करके एरर के द्वारा सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और याद करिए, पिंजड़े के अंदर बिल्ली के लिए पुनर्बलन दिया गया था, मछली प्लेट में बाहर लगाई गई थी ताकि देखा गया था कि मछली के होने से उसको कितना पुनर्बलन मिल रहा है। बाद में मछली हटाई थी तो पुनर्बलन बढ़ता है घटता है, ये भी है। और बार
बार बार पिंजड़े से बाहर निकलकर अभ्यास, और अभ्यास के दौरान उससे क्या होगी, त्रुटि, और त्रुटि अभ्यास को ही प्रयास त्रुटि के नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रायल एरर, और इसी से व्यक्ति बार बार अभ्यास करके सीखता है। लेकिन अपने सीखने के क्रम में थॉर्नडाइक ने घटनाओं को सोपान या क्रम से लगाने की बात नहीं करी। श्रृंखलागत के लिए तो रॉबर्ट गैने का नाम आता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉबर्ट गैने ने श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत दिया है, और ये ध्यान रखना इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग हुआ करता था। ये लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया प्रश्न था, यहां पर ध्यान रखना। चिंतन तो 11 वर्ष के बाद होता है, यानी कि ये विकल्प कट गया। परिकल्पना के आधार पर निगमन, ये भी 11 वर्ष के बाद होता है, ये अमूर्त से रिलेटेड है, ध्यान रखना। और ये अमूर्त वैसी दे रखा है, और प्रतिगमती चिंतन को हम लोग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के नाम से जानते हैं, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का अर्थ होता है उच्च कोटि की सोच का निर्माण करना, और उच्च कोटि 7 से 11 में नहीं आती, 11 वर्ष के बाद आता है, यानी कि ये भी नहीं है, यानी कि सीधा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आ रहा है। अगर शब्दों को पकड़ना जानते हैं तो प्रतिवर्तन का अर्थ होता है रिवर्स कर देना, और रिवर्स के लिए बच्चे यहां पर अंग्रेजी शब्द जरूर देखिए, वहां पर पलटा भी या विलोम शब्द लिखा होगा, जिसको विलोमीयता के नाम से जानते हैं, जहां पर 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो हैं मूर्त अवस्था में पलटा भी या प्रतिवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो 7 से 11 वर्ष का बच्चा बताएगा भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी कि कथन को उसने पलट दिया। और कथन के पलटने का अर्थ यह है कि उसके अंदर विकेंद्रीकरण की समझ विकसित होने के कारण वो 3+4 भी कर सकता है, 4+3 भी कर सकता है, बर्फ से जल भी कर सकता है, और जल किससे आया, बर्फ भी कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग रिवर्सिबिलिटी के नाम से जानेंगे। मन, क्रम, वचन, थिंक, फील और एक्शन, तीन के माध्यम से समझना है कौन सा गत्यात्मक गति के अंतर्गत आएगा। सीधी सी बात है, ब्लूम का वर्गीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ब्लूम से जुड़ा हुआ ये क्रियात्मक आयाम गति वाले से जुड़ा हुआ है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। अरे भाई, यहाँ पर बी विकल्प को आप ध्यान से देखिएगा। नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल, और कंट्रोल का अर्थ होता है संतुलन। और मान के चलिए यदि मुझे कोई गाड़ी चलाना सीखना है, या मुझे जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग लेनी है, और अभी एप्लीकेशन की क्लास में और ब्लूम में मैंने यही बताया था कि टेक्सोनॉमी केवल नॉलेज के स्तर पर नहीं होती, इमोशंस के स्तर पे नहीं होती, आपको एक्शन काम करके भी देखना हुआ करते थे। ये आंसर नहीं है, क्योंकि माध्यमिक एजुकेशन तक ही सीमित है। और उस वक्त एक ही ऐसा आयोग था जिसने देश के मामले में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करा, और एजुकेशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि एक देश की, एक राष्ट्र की एजुकेशन के मामले में क्या हो सकता है। एक राष्ट्र को शिक्षा से जोड़कर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अगर किसी ने दिया तो वो आपका कोठारी आयोग ही था, ध्यान में रखना। और दौलत सिंह कोठारी 1964 से 1966 जो देश का सबसे बड़ा आयोग, जिसने 10+2+3 का फॉर्मूला के साथ साथ देश की पहली शिक्षा नीति का रास्ता प्रशस्त किया था। आप यहाँ पर बी लगाएं। सी नंबर पे कृष्णन कुछ नहीं है, वो राधा कृष्णन होना चाहिए था, और राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था। और राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड, और देश का पहला आयोग राधा कृष्ण आयोग था। कोई भी कानून हो भारत का, अगर धारा 1 की बात करें, अगर मैं आईपीसी की बात कर रहा हूं, इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूं, या सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे कानून हैं भारत में, और उस कानून की धाराएं होती हैं। उसी प्रकार आरटीई की भी धाराएं हैं, और भारत में कोई भी कानून हो उसकी धारा 1 हमेशा ध्यान रखना, जो भी कानून है
जो भी कानून है उस कानून का पूरा नाम बताएगी। यानी कि यहां कानून आरटीई है, यानी कि आरटीई का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी। और ये भारत में कहां कहां लागू है? संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। क्या कोई ऐसा अपवादित क्षेत्र है या अपवाद के रूप में कोई क्षेत्र जहां पर यह कानून लागू नहीं किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारतवर्ष में लागू था, लेकिन उस स्थिति में, उस वक्त के समय में यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी धारा नंबर 1 जो है वो उस कानून का पूरा नाम बताएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये इतनी हमने हल्की फुल्की आप लोगों के साथ चर्चा करी है। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान में रखेंगे। जितना भी है हमने आपके साथ चर्चा करा। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत धाराएं चर्चा करूंगा। पहले एक बार कमेंट कर दीजिएगा यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को, कोई भी दिक्कत यहां तक आप लोगों को हुई है तो एक बार बोल दीजिएगा। बोलेंगे तभी तो मैं निराकरण कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी सपने नहीं होंगे। देखिएगा, रामबिलास गोंड, फ्रेंड्स यहां पर क्लास को अभी आधा घंटा के आसपास होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 20 मिनट के आसपास आपका क्रिस्टल क्लियर है। सुपर कंप्यूटर, फाइन। नंबर दिखता सर? नो दिक्कत सर, बहुत अच्छी बात है यहां तक। अब देखिएगा बच्चे, यहां पर मैं कुछ धाराओं के नाम लिख रहा हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको धारा नंबर 12 ध्यान में रखना है, राइट। फ्रेंड्स आपको धारा नंबर 17 ध्यान में रखना है, राइट। फ्रेंड्स आपको धारा नंबर 19 ध्यान में रखना है, राइट। यहां पे धारा आपको 19 के साथ साथ धारा 21 ध्यान में रखना है। धारा 12, 17, 19, 21 बच्चे, धारा 22, 23 है वो भी ध्यान में रखिएगा। और यहां पे मैंने 25 लिख दिया, और 25 के साथ साथ यहां पे धारा 27 है, यहां पे धारा 28 है, और यहां पे धारा 29 है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए, मैंने 8 धाराएं ऐसी निकाली हैं, हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछा जा सके। जितने भी बच्चे हैं, हेमंत गायब हैं, उनको समझाते हैं लेकिन उनके समझाओ समझ में नहीं आती है। इस वक्त यहां पर एजुकेटर से आपके सामने उपस्थित होना चाहिए, यही तो बच्चा गड़बड़ी कर देता है। खैर जाने दीजिए, जिसको जो सही लगे। इस वक्त मिलना चाहिए, डर कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जितने अपने टीचर के साथ संपर्क में रहेंगे ना, इस बात को ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं वो आपके बेहतरी के लिए हैं और आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। इस वक्त भागना नहीं चाहिए टीचरों के पास, इस वक्त तो टीचर के पास बैठ जाना चाहिए परमानेंट के लिए। परमानेंट कहने का मतलब उनके पास रहिए, और उनके साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे आप लोग, चाहे हम हो चाहे कोई हो। देखो धारा 12 क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, हो सकता है कि धारा 12 से क्वेश्चन पूछ ले। तो धारा 12 का काम केवल इतना सा है, जितने भी भारत में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, ध्यान रखिएगा, तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को अपने यहाँ पे निजी, में ये बोलना चाहूंगा, सरकार के तो स्कूल मानते ही मानते हैं, तो जितने भी निजी स्कूल हैं, ध्यान रखिएगा, मेनली निजी प्राइवेट स्कूल, उनको 25% आरक्षण या 25% उस स्कूल में स्थान आरक्षित रखना पड़ेंगे गरीब अपवंचित वर्ग के लिए। यानी कि कोई भी अपवंचित वर्ग हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ये मुद्दा नहीं है। अगर वो गरीब अपवंचित वर्ग में है, तो अगर वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो प्राइवेट स्कूल को 25% हर कक्षा के लिए, कक्षा 1 से 8 तक हर जगह बराबर रूप से उसके लिए रिजर्व सीट रखना ही पड़ेगी। ये बात फ्रेंड्स आपका धारा 12 में बोला गया है। ओके सुपर कंप्यूटर, थैंक यू। हाँ राइट, चलिएगा, इतनी बात हो गई। अब बच्चे, मैंने आपको धारा नंबर 12 बताया है, इंपॉर्टेंट है, कल के लिए ध्यान में रखिएगा। और जो भी कुछ होगा, गरिमा सिंह बोल रही है, प्रणाम है, वेलकम है आपका। अब देखिएगा धारा 17 क्यों इंपॉर्टेंट है, हर चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूरा सब कुछ डिस्कशन यहां पर संभव नहीं है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि धारा 17 में बच्चों को आप टॉर्चर नहीं करोगे, दंड नहीं दोगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से बच्चों की पिटाई नहीं करना है, प्रताड़ित नहीं करना है, दंड नहीं देना है, भौतिक दंड से बचना है, मारना पीटना नहीं है। और ये प्रोविजन अगर किसी धारा में देखने को मिलेंगे तो वो धारा है आपकी 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि कल आप लोगों को ये चीज देखने को मिल जाए, ठीक है। और हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर ही क्यों रहे हैं, क्यों हम लोग निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे रहे हैं, क्यों मिड डे मील जैसी योजना कर लागू कर रहे हैं,
क्यों अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर इतना जोर दे रहे हैं, क्यों निपुण भारत जैसे रोल जो आए हैं हमने आपके साथ चर्चा करें उन पर महत्वपूर्ण जानकारी चर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन 3 से 8 9 10 तक के बच्चों के लिए है, ये फाउंडेशनल है। अगर ये मजबूत हो गया ना तो बिल्डिंग तो चुस्त दुरुस्त बेहतर बनना ही बनना है, लेकिन बेस कमजोर हो गया तो इमारत भी आपकी बुलंद नहीं फैल जाएगी, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए पहले बेस मजबूत करो, तब जाके इमारत शानदार बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गुड एनफ तो कहता है ना कि 6 वर्षों में 90% मानसिक विकास होता है, जबकि नई शिक्षा नीति आपकी स्पष्ट बोलती है कि 6 साल तक प्रारंभ में बच्चों का 85% मानसिक विकास हो जाता है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉन्ड बीट। आप खुद सोच के देखो, अगर आपका 85% मानसिक विकास 6 साल में हो रहा है तो हमको 6 साल के बाद एडमिशन क्यों दे? इसी समय बच्चों को एडमिशन दे 6 वर्ष में, ताकि बच्चा स्कूल जाएगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, डेवलपमेंट होगा, इंटरेक्शन के माध्यम से उसका ब्रेन और ज्यादा विकसित होगा। इसीलिए तो नई शिक्षा नीति में एडमिशन 6 वर्ष से नहीं, हमने 3 वर्ष से दिया है। इस बात को भली भांति परिचित रखिएगा, ठीक है? हाँ, अब बात आती है कि ये धारा 19 क्या है। मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये धारा 19 क्या है। हमेशा ध्यान रखना, जो विद्यालय है उसके मानदंड या मानदंड ध्यान में रखिएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानदंड जो है वो आपके कहां पर है? आपके धारा 19 में निर्धारित किए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। सबसे पहले जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सभी प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, सेशन में अपनी उपस्थिति बरकरार रखिए। अगर इतने कम बच्चे रहेंगे तो मैं सेशन को जल्दी भी बंद कर सकता हूं, और ये उसमें उन लोगों का भी नुकसान होगा जो बच्चे यहाँ पर मेहनत से आए हैं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि हर टाइम प्रैक्टिस नहीं होती है। इतने दिन से थ्योरी कर रहे थे, और जब कोई आपका अपना करा रहा है तो वहां पर आप लोग उपस्थित नहीं है। तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, मैं क्यों अपना गला खराब करूंगा भाई? सिंपल सी बात है। चलिए अब देखिएगा, धारा 19 को हमने बोला यहां पर विद्यालय के मान और मानदंड, राइट? तो विद्यालय के मान और मानदंड, अब ये मान और मानदंड है क्या, पहले समझ लीजिएगा। सिंपल सी बात है, धारा 19 ध्यान में रखिएगा। आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर एक हफ्ते में शिक्षक को कितने घंटे काम करना है? 45 घंटे काम करना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करना है प्राइमरी टीचर को। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन, एक संडे, यानी कि 6 दिन बचा, और 45 घंटे करना है। तो प्रति दिन के हिसाब से निकालिएगा तो 6 से भाग दे दीजिए। 6 6 36, 6 7 42, ऊपर 3 बचा, नीचे 6 है, यानी कि प्रतिदिन देखोगे तो शिक्षक को पढ़ाने का काम कितने घंटे करना है? 7.5 घंटे प्रतिदिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एग्जाम में यकीनन सर, और किसको भेजूं सर, मेरे फ्रेंड पढ़ रहे हैं, साक्षी। चलिए, जिसको आवश्यकता होगी वो पढ़ेगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि प्राइमरी स्तर पर कितने घंटे काम करना है? 7.5 घंटे प्रतिदिन, और एक हफ्ते में अगर टोटल काउंटेबल करोगे तो 45 घंटे काम करना है। इस बात को ध्यान, हाँ, यहां पर। और अगर अपर प्राइमरी बोल देता ना तो हमेशा ध्यान रखना, अपर प्राइमरी के लिए आप लोग ध्यान में रखेंगे, अपर प्राइमरी के लिए आपको 48 घंटे और 8 घंटे का ध्यान में रखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अपर प्राइमरी के लिए क्या बोल रहा हूं मैं? 8 घंटे ध्यान रख सकते हैं, और ये 45 की जगह 48 हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू शेयर विद यू। बच्चे इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिएगा, और मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। मान के चलिए कि आप प्राथमिक स्तर के टीचर बन गए, ठीक है? तो एक साल में आपको 200 दिन काम करना है, ठीक है? 200 दिन का, अगर ये 1 से 5 के लिए है, 6 से 8 के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 220 दिन काम करना है। ये 200 दिन काम करना है, यहाँ पे 220 दिन काम करना है। 6 से 8 में 220 दिन, और 1 से 5 में 200 दिन, और टोटल 1 से 5 में आपको 800 घंटे काम करना है भाई, एक साल में। सोच के देखो, अगर प्राथमिक स्तर पर एक साल में या एक सत्र में 800 घंटे काम करना है,
और 200 दिन काम करना है, तो यहां पर 4 का गुणा कर दो, तो 200 में 4 का मल्टीप्लाई करा तो 808 आ गया। यानी कि मिनिमम आपको प्राथमिक स्तर पर डे 4 घंटे तो देना ही चाहिए। और यहां पर अगर आपको यहां पर ध्यान में रखना 1000 घंटे की बात करी गई है अपर प्राइमरी पर, और 220 दिन काम करना है, तो यहां पर आपको 4.5 का मल्टीपल करोगे तब जाके 1000 आएगा। यानी कि प्रतिदिन आपको 4.5 घंटे देना चाहिए अपर प्राइमरी पर। और साल भर में बच्चे यहां पर देखो ध्यान से, इस पर अपर प्राइमरी पर 220 दिन, जबकि 1 से 5 में 200 दिन, यहां पर आपको टोटल 800 घंटे देना है, अपर प्राइमरी पे 1000 देना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टच यू। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर 19 धारा के बारे में ही मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। पूनम पटेल बोल रहे हैं सर कल ही मेरा एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए। ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप लोगों का अच्छा हो एग्जाम। आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ये मुझे जानकारी नहीं हुई है बस पूनम पटेल जी। चलिए जो भी हो, ठीक है, आगे आइए। अब देखिए यहां पर धारा 19 बोल दिया है। अब धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा कि धारा 21 क्या है। धारा 21 क्या है, वो धारा 21 के बारे में भी पूछ सकता है भैया कि धारा 21 है क्या। चलिए संख्या बढ़ रही है, धर्मेंद्र राजभर बोल रहे हैं आजमगढ़ से, पूजा मिश्रा जी। ये डायग्राम जो है किसी को समझ में आने में कोई दिक्कत, कोई यहां तक किसी को प्रॉब्लम है इस डायग्राम में? पूरा डायग्राम में तो सब कुछ कहानी लिख दी, सार्वभौमिकरण। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, ठीक है। कहानी सुन लेना, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है अगर आपको क्लियर भी ना दिखे तो कोई बात नहीं, अगर कहानी अगर शब्द याद है, सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा कि भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, और जब 1968 में शिक्षा नीति आई तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था, पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी। और कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी नई शिक्षा नीति 1968 पहली शिक्षा नीति के निर्माण में। ये पहली शिक्षा नीति है, ठीक भाई। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आती है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ध्यान में रखना है। ये बात अलग है कि 1986 वाली पॉलिसी जो शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन किया गया था 1992 में, तब जाके इसका नाम प्रोग्राम एक्शन प्लान एक्शन करके POA कर दिया गया। और दूसरी शिक्षा नीति 86 वाली में संशोधन किया गया था 5 वर्ष पे 1990 में, और इसके लिए राम मूर्ति समिति का गठन भी किया गया था 17 सदस्यों के नेटवर्क के द्वारा, इस बात को ध्यान रखना। अब 86 की समिति हो गई। अब 86 के बाद आप देखो 2020 पूरे 34 साल निकल के आएंगे, यानी कि 34 वर्ष बाद तीसरी शिक्षा नीति, यानी कि स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति NEP 2020 है, ये सामने लिखी है। लेकिन अगर आपसे ये बोले कि 21वीं शताब्दी की ये कौन सी है, तो 21वीं शताब्दी की ये पहली शिक्षा नीति है, जबकि आजादी के बाद ध्यान से रखोगे तो ये तीसरी शिक्षा नीति है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में केवल और केवल यही शिक्षा नीति है, तो ये पहली हो गई, जबकि स्वतंत्रता के बाद आपकी तीसरी हो गई। 3 शब्दों के योग से बना है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और अब कहानी क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, आमरीन यहां पर बोल रहे कस्तूरी रंगन, हाँ चर्चा करने वाले हैं, चर्चा ऑफकोर्स करेंगे। अब देखिएगा, अब यहां पे आमरीन जी ने बोला है तो उनकी बात ध्यान रखते हैं। नई शिक्षा नीति जो NEP देख रहे हो 2020 का निर्माण कार्य तो 2015 के बाद से ही स्टार्ट हो गया 16 में, और 2016-17 में इसरो के पूर्व डायरेक्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन पूरा नाम है, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया, और इस समिति का उद्देश्य यही था कि नई शिक्षा नीति का गठन किस प्रकार किया जाए। और 2017 में ये वाली समिति है, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम MHRD का नाम बदल दिया गया, और MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE कर दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 2019 में इसने अपनी सिफारिशें दी, और फाइनली 2020 से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। तो आपसे पूछेगा जो शिक्षा नीति 2020 है किसकी सिफारिश,
कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के आधार पर। चलिए चलिए ठीक ठीक हो गया नोट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पहले तो देख लीजिएगा। मैं यहां पे कुछ नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है दीक्षा, DIKSHA। दीक्षा का पूरा नाम ध्यान में रखना है। दूसरा, नई शिक्षा नीति के तहत आपको परख का पूरा नाम ध्यान में रखना है। आपको निपुण का पूरा नाम ध्यान में रखना है। CPD ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे नाम जो है हमने आपके सामने चर्चा कर रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, अब देखो दीक्षा का नाम मैं आपको बता दूं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे, यहां पर ध्यान रखेंगे। दीक्षा का नाम है डिजिटल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, K से नॉलेज और SHA से शेयरिंग। ये वर्ड पूछ सकता है। परख तो आपके बारे में पहली चर्चा कर चुका हूं कि परख एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। परफॉर्मेंस असेसमेंट एनालिसिस रिव्यू हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, इस बात को आप जानते हो। और इस आकलन केंद्र का उद्देश्य है कि बालक बहुआयामी प्रगति पत्र तैयार करना, और बच्चे का जो बहुआयामी प्रगति पत्र बनेगा वो 360 डिग्री मूल्यांकन पर आधारित होगा, जहां बालक के सभी भागों के जितने भी डेवलपमेंट के पक्ष होते हैं वो परख के द्वारा शामिल कर लिए जाएंगे 360 डिग्री के आधार पर। दीक्षा ध्यान में रखना है। और निपुण तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बोला है, इस निपुण का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करा था, यहां पर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा यहां पर CPD, और CPD का नाम है पूरा कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण 48 से 50 घंटे सतत प्रशिक्षण। चलिए अमरीन भूल गई सर कंप्यूटर। देखिएगा सामने एक टर्म लिखा होगा। दीक्षा का नाम बता दिया मैंने, परख का नाम आपको बता दिया है, और परख के बाद निपुण का बता दिया। और CPD ध्यान रखिएगा, जो टीचर हैं उनको सतत रूप से ट्रेन करने के लिए, उनकी स्किल को बेहतर करने के लिए एक टीचरों का 48 से 50 घंटे का सतत मूल्यांकन कार्ड बनेगा, जिसको सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जहां पर टीचरों को शिक्षित प्रशिक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा 48 से 50 घंटे का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कहीं ना कहीं से ये टॉपिक आपका यकीनन काम में आने वाला है एग्जाम में। मैं अगेन बोल रहा हूं कि देख लीजिएगा, KVS में ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है।